आतंकी संगठन जैश और लश्कर को किससे मदद मिलती है, इस बात की जानकारी सामने आ गई है। यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत में आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को मिल रही है तालिबान की मदद। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन को खरी खरी सुनाई, कहा हमें खैरात नहीं बल्कि निवेश चाहिए। नेपाल विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव काठमांडू लाए गए, 22 में से अब तक 21 लोगों के शव निकाले गए हैं। वहीं पश्चिमी मीडिया ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के हवाले से यह दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौत हो चुकी है, उनकी जगह उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले यह दावा किया गया था कि पुतिन कैंसर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनकी कभी भी मौत हो सकती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के पुतिन की मौत वाले इस दावे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। पुतिन की मौत से जुड़ी ये खबर सबसे पहले ब्रिटेन के अखबार डेली स्टार ने छापी। अखबार ने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के हवाले से ये दावा किया कि पुतिन की मौत हो चुकी है और रूस में सार्वजनिक जगहों पर दिखाई देने वाला आदमी उनका हमशक्ल है। विक्ट्री डे परेड में भी उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि पुतिन के करीबी उनकी मौत को छिपा रहे हैं, क्योंकि अगर ये खबर बाहर आ गई तो रूस में न सिर्फ तख्ता पलट होगा बल्कि रूसी सेना को यूक्रेन से वापस बुला लिया जाएगा। इसीलिए पुतिन को जिंदा बताया जा रहा है। इससे पहले भी पुतिन के बॉडी डबल के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। उस वक्त ये दावा किया गया था कि यूक्रेन पर हमले की वजह से न सिर्फ पश्चिमी देश बल्कि रूस में भी उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और इसी डर से वो बॉडी डबल का इस्तेमाल करने लगे थे। और ब्राजील में इस वक्त बाढ़ लगातार तबाही मचा रही है। ब्राजील में भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत की खबर है। कई इलाकों में घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। रूस के आक्रामक रुख के बाद बैकफुट पर आया अमेरिका, यूक्रेन को लंबी दूरी की रॉकेट नहीं भेजने का ऐलान किया। डॉनबास के पूर्वी क्षेत्र में नियंत्रण के लिए यूक्रेन रूसी सेना में भीषण लड़ाई। रूसी डेथ स्क्वाड्स ने बड़े यूक्रेनी नेताओं और अधिकारियों का सफाया करने के लिए शुरू किया मिशन हंट टू किल। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। रूस के पड़ोसी देश लातविया से चलने वाली रूसी भाषा की एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में बेहद सनसनीखेज दावा किया, वो भी रूस की सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से। दावा यह कि भले ही जंग डॉनबास में चल रही है, लेकिन पुतिन की नजर यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटकी है, उस कीव पर जहां से 2 महीने पहले रूस की सेना को बैरंग लौटना पड़ा था। लेकिन दावा है इसके बावजूद पुतिन की हिट लिस्ट से कीव बाहर नहीं हुआ है और पुतिन डॉनबास की जंग जीतने के बाद कीव पर फिर हमला बोलने की तैयारी में है, वो भी पिछली बार से ज्यादा तैयारी के साथ, ताकि आखिरकार पुतिन अपने उस अहम मकसद को पूरा कर सकें जिसका ऐलान करके ही उन्होंने 24 फरवरी को यूक्रेन पर जंग छेड़ी थी। वो मकसद था यूक्रेन से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकना। रूसी भाषा के न्यूज आउटलेट मीदुजा का दावा है कि डॉनबास में जीत मिलती देख पुतिन का जोश हाई है और उन्हें एक बार फिर कीव पर अपने राज की उम्मीद दिखने लगी है। इसलिए बस एक बार डॉनबास में लड़ाई खत्म हो जाए, फिर रूस की सेना दोबारा कीव पर हमला बोलेगी। हालांकि ये जो दावा अब हुआ है उसकी आशंका अमेरिका और पश्चिमी देशों के सीनियर अधिकारियों ने पिछले महीने तभी जता दी थी जब रूस ने डॉनबास में युद्ध शुरू भी नहीं किया था। और तब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को अमेरिका और यूरोप के कई अधिकारियों ने बताया था कि पुतिन ने भले ही अपना फोकस दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन की तरफ शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन पूरी संभावना है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा जमाने के बाद पुतिन एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर धावा बोलेंगे। मतलब कहा जाए तो मार्च में कीव से निकलना पुतिन की एक शातिर चाल ही थी कि पहले डॉनबास को अपनी मुट्ठी में करो और फिर वहां की जीत के जोश से भरे सैनिकों की बदौलत कीव पर दोबारा टूट पड़ो। वैसे ये तो साफ ही है कि पुतिन ने महज डॉनबास के लिए ही यूक्रेन पर धावा नहीं बोला है, उनका असल मकसद पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डॉनबास की जंग का नतीजा यूक्रेन की किस्मत तय करेगा। मीदुजा न्यूज आउटलेट ने तो सूत्रों के हवाले से ये दावा भी किया कि रूस के अधिकारियों का मानना है कि इस साल के आखिर तक रूस यूक्रेन की जंग जीत लेगा। किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और फिर स्याही भी फेंक दी। यहाँ पे कोई नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर होने वाले उपचुनाव से एक दिन पहले सीएम धामी बाइक चलाकर लोगों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पुंछ में सेना के जवानों ने LOC के पास योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर,
मेरिटोपोल के मेयर ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि रूसी सेना शहर में नागरिकों को बंधक बना रही है, खुद को गोलीबारी से बचाने के लिए मानव शील्ड का इस्तेमाल कर रही है। मेरिटोपोल के मेयर ने रूस सेना पर लोगों को शहर छोड़ने से रोकने का भी आरोप लगाया है। इस बीच खबर है कि रूस और यूक्रेन की ये जंग ब्रिटेन में लोगों पर मुसीबत ढा सकती है, क्योंकि वहां की सरकार के लिए तैयार की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर रूस ने गैस सप्लाई रोकी तो ब्रिटेन में कड़ाके की ठंड में 60 लाख परिवारों को बिना बिजली के रहना होगा। मतलब युद्ध है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन उसमें पिसेंगे ब्रिटेन के लोग। दावा किया गया कि अगर रूस ने यूरोपियन यूनियन को गैस सप्लाई रोक दी तो ब्रिटेन को बिजली की राशनिंग शुरू करनी पड़ेगी। मतलब होगा कि सर्दियों में 60 लाख घरों को पावर कट झेलने पड़ेंगे, वो भी 1 महीने से ज्यादा वक्त तक। इसी वजह से ब्रिटेन में खलबली मची है। वहां सर्दी नवंबर दिसंबर से शुरू होती है और सरकार अभी से प्लान बनाने में जुटी है कि रूस के गैस सप्लाई रोकने पर किस तरह गुजारा किया जाएगा। कार्ति चिदंबरम की जमानत पर फैसला 3 जून को आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वीजा रिश्वत केस के आरोपों में घिरे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ शुक्रवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की मदद के लिए पीएम केयर्स फंड से बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद उन्हें आर्थिक मदद और आयुष्मान हेल्थ कार्ड देने का अभियान शुरू किया गया। जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेगा। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे पर एक गाड़ी पलट गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। एक और अहम खबर, ज़ापोरिजिया में यूक्रेन ने रूसी सैन्य काफिले पर जोरदार हमला किया है। इस हमले में रूस के 2 सैन्य गाड़ियां तबाह हो गई। रूस की दोनों गाड़ियां छिपी हुई थी, लेकिन यूक्रेन के सैन्य बलों ने उन्हें ढूंढ निकाला और दूर से किए गए हमले में दोनों गाड़ियां ध्वस्त हो गई। वहीं यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूरोप के एक बड़े देश के साथ रूस ने एक ऐसी डील की जो यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ाने वाली है। जंग शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा था कि पुतिन तेल और गैस को यूरोप के खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब कुछ ऐसा ही होता हुआ साफ दिखने भी लगा है। रूस ने नेचुरल गैस की सप्लाई से जुड़ी एक ऐसी डील की जो यूरोपियन यूनियन को परेशान करने वाली है। रूस की तरफ से इस डील का ऐलान ही पूरे यूरोप को झकझोर देने वाला है। डील हुई है सर्बिया से। सर्बिया के साथ रूस ने नेचुरल गैस की सप्लाई से जुड़ी डील का ऐलान कर दिया। सर्बिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो नहीं है, लेकिन यूरोप का एक बड़ा मुल्क जरूर है। जिस डील पर रूस और सर्बिया में सहमति बनी है वो डील पूरे 3 साल के लिए हुई है। ये डील इसलिए अहम है क्योंकि पूरा यूरोप फिलहाल रूस को यूक्रेन पर हमले की सजा देने पर तुला है। रूस के तेल और गैस से यूरोप के सभी देश फासला बना रहे हैं। डील के बाद सर्बिया के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन की जंग का अंत तो चाहते हैं, लेकिन रूस पर प्रतिबंधों को भी जायज नहीं मानते। हालांकि यूरोपियन यूनियन के लिए यह बहुत बड़ा झटका होने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि सर्बिया पिछले 13 साल से यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा था। 2009 में उसने औपचारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और सर्बिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं बन पाया। माना जा रहा है कि यूरोप के बड़े देशों से सर्बिया के रिश्तों में खटास की ये सबसे बड़ी वजह है, जिसका रूस ने फायदा उठाया और यूक्रेन जंग के नाजुक वक्त में सर्बिया को अपनी तरफ खींचने में रूस को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। हालांकि रूस और सर्बिया के बीच पहले से कारोबारी रिश्ते मजबूत रहे। तेल और गैस के अलावा भी बड़े पैमाने पर कारोबार होता रहा। यहां तक कि नेचुरल गैस के मामले में तो सर्बिया पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। लेकिन माना जा रहा था कि यूक्रेन जंग के बाद यूरोप के सभी मुल्क रूस का विकल्प ढूंढने में लगेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि सर्बिया भी ऐसा ही करेगा और जल्द ही गैस के दूसरे सप्लायर ढूंढेगा। लेकिन सर्बिया ने रूस के साथ एक झटके में 3 साल के लिए गैस की डील करते हुए ये साफ कर दिया कि वो रूस के साथ खड़ा है। सर्बिया की तरफ से आए बयान में यह भी साफ हो गया कि वो अपने देश में ऊर्जा का संकट नहीं चाहता। साफ है कि गैस के लिए रूस पर निर्भरता से सर्बिया को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सर्बिया की इस डील से यह भी साफ हो गया कि यूरोपियन यूनियन रूस का रास्ता नहीं रोक पाएगी। कितने भी बैन लग जाएं, कम से कम 3 साल तक तो रूस की गैस यूरोप में पहुंचती ही रहेगी।